हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का द्रोण स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा से संबंधित गद्यांश के बारे में। मैं यहाँ कुछ गद्यांश लाऊंगा और उनके क्वेश्चंस लाऊंगा। आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है बेटा, तो आप लोगों को क्या करना है कि गद्यांश को पढ़ना है और एग्जाम के तरीके से उसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, गद्यांश को पढ़ना और उसके उत्तर देना। मैं गद्यांश दूंगा और उसके उत्तर दूंगा। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी, जब भी हम गद्यांश को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले हम प्रश्न पढ़ लेंगे। प्रश्न पढ़ना बेटा, उससे क्या फायदा होता है कि आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि कौन सा शब्द गद्यांश से संबंधित है, उस शब्द पे भी आप ध्यान दोगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। सुपर 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ आपके गद्यांश के, गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनको देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला गद्यांश ये है बेटा, गद्यांश नंबर 1। आप इसको पढ़ो अच्छे से और फिर उत्तर करना। बेटा पढ़ने से पहले क्या बोला हूं आपको, क्या करना है, क्या ध्यान देना है कि आप पहले प्रश्न पढ़ोगे। प्रश्न पढ़ो। उपयुक्त गद्यांश में दावानल का अर्थ है। ठीक है, दावानल नहीं, दानावल दानावल का अर्थ है। ठीक है बेटा, अगला है, निम्न में से किसे जंगल की आग प्रभावित नहीं करती। ठीक है, निम्न में से किसे जंगल की आग प्रभावित नहीं करती। अगला प्रश्न है, जंगल की आग सामान्यतः किस कारण से लगती है। ठीक है, जंगल की आग सामान्यतः किस कारण से लगती है। अगला प्रश्न है, सालाना कितने भूभाग दानावल से प्रभावित होते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। अच्छा बेटा पढ़ो अच्छे से, पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ो। दो बेटा टाइम आपके पास कम है, तो अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो आप 1.5 पे भी करके देख सकते हो वीडियो को। तो जल्दी जल्दी देखना, टाइम बहुत कम है, जल्दी से पढ़ो और जल्दी इसका आंसर भी करो। ठीक है, पढ़ो जल्दी से, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न का उत्तर देना। वन की आग प्रमुख कारकों में से एक है जो बड़े पैमाने पर वनस्पतियों तथा अन्य वन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है तथा वन्य क्षेत्र को अपर्दन के लिए कमजोर बनाता है। ठीक है बेटा, ऐसे पढ़ते जाओ। इसके व्यापक पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक निहितार्थ हैं। जंगल के पेड़ों को सीधे नुकसान पहुंचाने के अलावा दानावल, पुनर्जनन, सूक्ष्म जलवायु, मिट्टी के अपर्दन और जंगली जीवन आदि को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। सालाना लगभग, दानावल नहीं होगा बेटा, क्या होगा, दावानल। क्या होता है, इसको कहते हैं दावानल। ठीक है, दावानल, जंगल की आग। ओके, तो फिर आगे क्या है, मिट्टी के अपर्दन और जंगली जीवन आदि को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। सालाना लगभग 350 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से प्रभावित होते हैं। जंगल में लगभग 95% आग मानवीय क्रियाकलापों के कारण लगती है, विशेषकर मामूली वन उपजों के एकत्रीकरण और स्थानांतरण के लिए भूमि को तैयार करने की वजह से। ठीक है, क्या है मुख्य कारण, क्या बताया बेटा, मानवीय क्रियाकलापों के कारण लगती है, विशेषकर मामूली वन्य, ठीक है, मामूली वन्य उपजों के एकत्रीकरण और स्थानांतरण खेती के लिए भूमि को तैयार करने की वजह से आप मतलब जो जंगल में आग लगती है इसका कारण बताया गया। ठीक है, आगे प्रश्न है बेटा, उपयुक्त गद्यांश में से दावानल है बेटा, क्या है, दावानल। दावानल का अर्थ है, तो दावानल का अर्थ क्या होता है बेटा बताओ। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। क्या होता है बेटा, जंगल की आग। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग प्रभावित नहीं करती? ठीक है, इसका उत्तर दो, पीछे जाके आप पढ़ो पैसेज को, फिर से आता हूं, एक मिनट। हाँ बच्चों, तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग प्रभावित नहीं करती? इमारतों को, वनस्पतियों को, पशुओं को, जलवायु को? जलवायु को सबको प्रभावित करती है बेटा। यहां पढ़ना, यहां क्या है, जो बड़े पैमाने पर वनस्पतियों तथा अन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है तथा वन क्षेत्र को अपर्दन के लिए कमजोर बनाता है। अपर्दन मतलब जो जमीन का क्षरण होता है बेटा, जैसे पानी गिरता है ना, पानी गिरेगा तो क्या होगा कि जमीन की एक लेयर कट जाती है, ऊपर की जो परत होती है कट जाती है, अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन होता है। तो पेड़ नहीं रहते तो मृदा अपर्दन ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां आपसे जो कहा है, तो क्या को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा? निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग प्रभावित नहीं करती? इमारतों को। पशुओं को करेगा बेटा, वनस्पतियों को भी करेगा, जलवायु को भी करेगा, लेकिन जंगल की आग इमारतों को उतना प्रभावित नहीं करती। इमारत होते ही कहाँ है? जंगल में। जंगल में कहाँ होंगे? ठीक है, ये हो जाएगा इमारतों को, वनस्पतियों को, पशुओं को, जलवायु को करेगा। अगला प्रश्न है बेटा, जंगल की आग समानता किस कारण से लगती है? पशुओं के कारण, धूप के कारण, मानवीय क्रियाकलाप? ए बी है बेटा, यहाँ ए है, हाँ ए बी सी डी। ठीक है, क्या है? पशुओं के कारण, धूप के कारण, मानवीय क्रियाकलाप के कारण, या अपर्दन के कारण? आप आ जाओ फिर से पैसेज पे, आप यहां पढ़ना, देखना, जंगल में लगभग 95% आग मानवीय क्रियाकलापों के कारण लगती है। 95%, मतलब मान लो 100 बार आग लग रही है तो 95 बार मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। मानवीय क्रियाकलाप कुछ ना कुछ इंसान करते रहेंगे, वहां जाएंगे फल फूल तोड़ने या कुछ तोड़ने या कुछ आग जलाकर बैठे, कुछ भी ऐसा कारण हो सकता है बेटा जिससे आग लगती है। ठीक है, तो कितना है? 95% आग मानवीय क्रियाकलापों के कारण लगती है। तो आ जाओ आप, कौन सा है उत्तर? क्या है इसका बेटा? मानवीय क्रियाकलाप। उत्तर इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बेटा आप आगे आगे करते जाओ, लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में क्या करना? अपना नाम लिखना। ठीक है, अपना नाम लिख के फिर आप क्या करना? आंसर लिखना कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है बेटा, कितना उत्तर सही हुआ, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सालाना कितने भूभाग दावानल है बेटा, दावानल। ठीक है, सालाना कितने भूभाग दावानल से प्रभावित होते हैं? सालाना कितने भूभाग दावानल से प्रभावित होते हैं? बताओ बेटा, जल्दी से पैसेज में जाओ, तुरंत। आप जब भी देखो क्वेश्चन पैसेज में तुरंत जाओ, तुरंत जाने के बाद उत्तर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो कितने भूभाग प्रभावित होते हैं? आप तुरंत आओगे प्रश्न में, पैसेज में देखना, सालाना लगभग 350 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से प्रभावित होते हैं। 350 लाख। ठीक है बेटा, कहाँ गया आपका? 350 लाख, 350 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 350 हेक्टेयर, 350 वर्ग मीटर, 350 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? बेटा देखो, जो भी ये गद्यांश है वो जंगलों के बारे में ज्यादा बात कर रहा है। ठीक है, जंगलों के बारे में ज्यादा बात कर रहा है, जंगलों जीव के बारे में बात कर रहा है, और इस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो जंगल की आग के बारे में बात कर रहा है। तो अगर ये गद्यांश उसके बारे में बात कर रहा है तो आग के नुकसान नहीं होगा। आग हो सकता है लेकिन आग के नुकसान नहीं। आग तो कहीं भी लग सकता है, लेकिन जंगल में जो आग लगती है उसके क्या नुकसान होते हैं? ठीक है, जंगलों की कहानी नहीं, आग पर नियंत्रण नहीं, यहां होगा आपका जंगल की आग। क्या होगा बेटा? जंगल की आग। शीर्षक में क्या ध्यान देना आपको? किस चीज के बारे में बात चल रही है, कहां पूरे का पूरा जो आपका जो भी गद्यांश है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, किसका निचोड़ है, उसी सब पे ध्यान देना है।
ठीक है, इतना ज़्यादा आपको नहीं कंफ्यूज करेगा कि नहीं, इतना ज़्यादा नज़दीकी दे देगा कि हाँ दोनों लगभग हो सकते हैं, ऐसा नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा जंगल की आग। अगला गद्यांश है, गद्यांश नंबर 2, पढ़ो बेटा जल्दी से, फास्ट, जल्दी जल्दी पढ़ा करो। 2 से पहले आपको क्या करना है, पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ लो फिर आना गद्यांश पे। तो प्रश्न पढ़ो बेटा, काकी ने अपनी मलकियत किसके नाम रजिस्ट्री कर दी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में भरत किस चरित्र को प्रदर्शित किया गया, भरत के किस चरित्र को प्रदर्शित किया गया है। भरत को भड़काने में किसका प्रमुख हाथ था। अगला प्रश्न है बेटा, भरत के बारे में कहानी चलिए, भरत ने काकी से क्या वादा किया था। फिर अगला प्रश्न है, धनवान का विलोम है। ठीक बेटा, धनवान का विलोम, विलोम शब्द भी आपको याद होना चाहिए, विलोम शब्द आता है ना, हमेशा विलोम पर्यायवाची पूछता है। ठीक है बेटा, आप जल्दी से पढ़ो, प्रश्न पढ़ो जल्दी से, उसके बाद उत्तर करो। कैसे है, एक शहर में राजीव लाल और भरत कुमार नामक 2 अच्छे मित्र रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। भरत कुमार पढ़ा लिखा था और राजीव धनवान था। भरत की एक बूढ़ी काकी मतलब आंटी कहते हैं, चाची, हाँ, काकी विधवा थी, वह निसंतान थी, मिल्कियत वाली थी। भरत के सिवा उसका कोई और अपना नहीं था। भरत ने काकी को सहारा दिया और अपने घर में आश्रय दिया। सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक भरत के मित्र राजीव ने उसे भड़का दिया कि वह अपनी काकी की सारी जमीन जायदाद खुद के नाम करवा ले। अच्छा, भरत पढ़ा लिखा होकर भी पैसों के लालच में भड़क गया। काकी भोली भाली थी, उन्होंने उसके बातों में आकर अपनी मिल्कियत भरत के नाम रजिस्ट्री कर दी। भरत ने वादा किया कि वह आजीवन उनकी अच्छे से देख रेख करेगा, पर रजिस्ट्री होते ही भरत ने रंग बदला। अब भरत और उसकी पत्नी द्वारा काकी को पैरों तले कुचला जाता है। बेटा देख लो, पैरों तले कुचला जाता है, ऐसा होता है आजकल के ज़माने में, ऐसा होता है। हम फिर है बेटा, काकी ने अपनी मिल्कियत किसके नाम की थी। ठीक है, काकी उनकी चाची लगती थी। तो बेटा ये कहें कि मैं क्या करूँगा, आपके देखभाल करूँगा, वादा किया लेकिन धोखा दे दिया, धोखा देते हैं लोग, होता है ना ऐसा, धोखा दे देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो काकी ने अपनी मिल्कियत किसके नाम रजिस्ट्री की थी, भरत कुमार के नाम पे। ठीक है, इन्हीं के नाम में ट्रांसफर की ना, इन्होंने ही बोला। अगला प्रश्न है बेटा, इस गद्यांश में भरत के किस चरित्र को प्रदर्शित किया गया है। आज्ञाकारी, लालची, अनपढ़, इनमें से कोई नहीं। बेटा लालची, बहुत लालची है, तभी ना ऐसा किया है। आज्ञाकारी तो नहीं है। अगला प्रश्न है, भरत को भड़काने में किसका प्रमुख हाथ था। राजीव लाल, काकी के पुत्र, काकी का, उसकी पत्नी का। तो बेटा उसके दोस्त जो थे राजीव लाल, इसका बड़ा हाथ था। ठीक है, भरत ने काकी से क्या वादा किया था। भरत ने काकी से क्या वादा किया, आजीवन उनकी खेतीबाड़ी की रखवाली करने का, अच्छे से देखरेख करने का, काकी को सोने के आभूषण देने का, और वह काकी के जायदाद से कुछ भी नहीं लेगा, ये करने का। तो बेटा यहाँ है अच्छी देखभाल करने का, अच्छी तरह से देख रेख करने का। वो वादा किया ना कि मैं अच्छी तरह से आपकी देखभाल करूंगा, तभी ने काकी ने अपनी जमीन रजिस्ट्री करा दी उनके नाम में। ठीक है, जमीन जायदाद जो भी थे, ये हो गया। अगला प्रश्न है बेटा आपका, धनवान का विलोम है। बताओ बेटा, धनवान मतलब जिसके पास धन होता है, जो मतलब जिसके पास संपत्ति है, वो धनवान कहते हैं। ठीक है, धनवान, धनहीन, धनवान मतलब धन होगा उसके बाद, धनहीन मतलब होता है बेटा जो जिसके पास धन नहीं है। ठीक है, अभी तक बेटा 10 प्रश्न हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको, आप जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और 10 प्रश्न हुए हैं बेटा, नाम लिखकर अपना नेम, स्टेट भी लिख देना बेटा, स्टेट लिखकर अपना नाम और स्टेट लिख के बताओ आपके अभी कितने सही हुए हैं 10 में से। ठीक है, नाम लिखना, अपना नाम और राज्य लिख के आप बताना बेटा कि आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। 10 प्रश्न हो गए हैं, आगे चलें, फास्ट चलें, जल्दी जल्दी चलें। ठीक है बेटा, तो अगला आपका है, अगला पैसेज पढ़ो बेटा, अगला गद्यांश पढ़ो, जल्दी से पढ़ो बेटा, पॉज कर लो और पढ़ो और जल्दी जल्दी उत्तर दो, क्योंकि अभी जल्दी आपका 29 अप्रैल को एग्जाम है, टाइम बचा ही नहीं है। ठीक है, एक किसान के पास बहुत बड़ा फलों का बागीचा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ लगे हुए थे। किसान रोज, देखो बेटा फिर यहाँ गलती हो रही है, आपको क्या करना है, मैं पढ़ने को बोला तो आपको पहले क्या करना है, नहीं सर जी
हमको पहले क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। क्वेश्चन पढ़ो। महाराज मैं तरबूज लेने जा रहा हूं, इस वाक्य में महाराज कैसा शब्द है? राजा ने गुस्से में चेरियों के साथ क्या किया? भगवान बड़ा दयालु है, इस वाक्य में दयालु शब्द कैसा है, कैसा शब्द है? भगवान का पर्यायवाची शब्द है। किसान रोज फल भेंट करता है। ठीक है बेटा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। ये हो गए आपके 5 प्रश्न। अब बेटा जल्दी जल्दी पढ़ो, गद्यांश पढ़ो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी पढ़ो। ठीक है। एक किसान के पास बहुत बड़ा फलों का बागीचा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ लगे हुए थे। किसान रोज विभिन्न पेड़ों के सभी पके हुए फलों को एकत्र कर अपने राजा को भेंट करता था। एक दिन किसान ने कुछ चेरियां एकत्र की और उन्हें राजा के लिए ले गया। उस दिन राजा का मिजाज बहुत खराब था। उसने चेरी को चखा और उसका स्वाद बहुत खट्टा पाया। गुस्सा हो गया, बहुत खट्टा पाया। अब तो राजा गुस्से के 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से वह चेरी किसान पर दे मारी, फेंक दिया उसके ऊपर। किसान को चोट लगी तो, लेकिन वह बोला भगवान बड़ा दयालु है। देखो बेटा, उसको चोट लगी, वो बोल रहा है भगवान बड़ा दयालु है। ठीक है। किसान ने सब सुनकर राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, मैंने तुम्हें मारा और तुम कह रहे हो भगवान बड़ा दयालु है, क्यों? किसान बोला, महाराज मैं तरबूज लेने जा रहा था, लेकिन किस्मत से मैंने अपना इरादा बदल लिया। मैंने तो यह कल्पना कर रहा था कि आप तरबूज फेंककर मुझे मारते तो मेरा क्या होता, इसीलिए मैंने कहा कि भगवान बड़ा दयालु है। समझे बेटा? राजा उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। मतलब क्या है, तरबूज, राजा गुस्सा था, चेरी फेंका उसके पास तो चेरी से उसको चला के मार दिया, ऊपर ही फेंक दिया। अब वो कह रहा है कि मैं तरबूज लाने वाला था, तरबूज लाया तो भगवान की दया कि मैं चेरी ही लेके आया। अगर तरबूज लेके आया होता तब क्या होता? तब तो मारते तो आप मेरा शरीर फट जाता। ठीक है, ये आपका पैसेज है बेटा। अब इसके बाद प्रश्न पढ़ो जल्दी से और जल्दी जल्दी मुझे उत्तर दो। महाराज मैं तरबूज लेने जा रहा था, इस वाक्य में महाराज कैसा शब्द है? बेटा याद रखना, जब भी ऐसा आपको आ जाए, ये चिन्ह जब भी आ जाए बेटा, ये चिन्ह विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। तो विस्मयादि बोधक का मतलब है कि जैसे कहते हैं ना, वाह, आश्चर्यचकित में, या कभी महाराज मैं तो तरबूज लेने जा रहा था, महाराज आश्चर्य में थोड़ा आश्चर्य दिखाएगा। अपने जो भी उसके अंदर जो भी भाव होंगे, भाव को दिखाने के लिए ये यूज किया जाता है आपका विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, तो ऐसे शब्द आ जाएंगे तो इस वाक्य में शब्द कैसा है बेटा? विस्मयादि बोधक। ठीक है, संबंध बोधक संज्ञा विशेषण शब्द नहीं है, विस्मयादि बोधक है, उत्तर बी है। ठीक है, आप बताना आपका सही हुआ कि नहीं। अगला प्रश्न है बेटा बच्चों, राजा ने गुस्से में चेरियों के साथ क्या किया? पूरी चेरी खा ली, सभी चेरियां फेंक दी, चेरी किसान को दे मारी, सभी चेरियां महामंत्री को दे। तो बेटा चेरी क्या, किसान को दे मारी, किसान के ऊपर ऐसे करके फेंक दिया, नहीं चाहिए तुम्हारी चेरी, है ना? ऐसा ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, भगवान बड़ा दयालु है, इस वाक्य में दयालु शब्द कैसा है? दयालु किसके लिए कहा गया? भगवान बड़ा दयालु है। दयालु शब्द भगवान के लिए कहा गया। भगवान क्या है? संज्ञा है। क्या बेटा? भगवान शब्द क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता जो शब्द बताते हैं, भगवान शब्द बेटा संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, संज्ञा की विशेषता जो बताते हैं उसे बोलेंगे विशेषण। क्या बोलेंगे बेटा? विशेषण। भगवान बड़ा दयालु है। अब मैं बोलूँगा कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो बच्चे बहुत अच्छे, बच्चों के बारे में अच्छा शब्द बता रहा है, बच्चे बहुत अच्छे। बहुत शब्द क्रिया विशेषण है, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे के बारे में बता रहा है। तो बच्चा क्या हो गया बेटा? यहाँ बहुत शब्द अच्छे शब्द क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। दयालु है, वही है, दयालु है। ठीक है, आगे है बच्चों, बहुत शब्द क्या होगा? प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताएगा, क्रिया विशेषण नहीं बेटा, क्रिया विशेषण तो क्रिया की बताएगा। हाँ, ये होगा प्रविशेषण। क्रिया विशेषण, प्रविशेषण मतलब प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। और क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, नहीं देखे हो तो आप मैराथन देखना बेटा, मैराथन में भी बताया हूँ आपको। ये हो गया भगवान बड़ा दयालु।
अब भगवान शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइए बच्चों भगवान शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताइए। तो इसमें क्या है, जगदीश, ईश्वर, प्रभु, उपयुक्त सभी। तो बेटा जगदीश, जगत के ईश्वर, जगदीश, जगत धन ईश, जगदीश, ठीक है। ईश्वर, ईश्वर शब्द भी है, प्रभु, प्रभु शब्द ही है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी शब्द जो हैं वो भगवान शब्द के पर्यायवाची हैं, इनमें से सभी शब्द भगवान शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। सभी शब्द भगवान शब्द के पर्यायवाची हैं। उत्तर डी सही हो रहा है ना, ठीक है बेटा, सही होना चाहिए आपका भी, गलत नहीं होना चाहिए एक भी। ओके, किसान रोज फल भेंट करता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। अब बेटा बताओ क्रिया विशेषण, अब फंसोगे ना आप। क्रिया विशेषण बताओ, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बताओ बेटा क्रिया विशेषण क्या है इनमें। क्रिया विशेषण देखो बेटा, भेंट करना, यहां है भेंट करना, क्या है, भेंट करना, भेंट करता था, भेंट करना नहीं कहते हैं कि मैं आपको ये भेंट करता हूं, भेंट मतलब आपको देता हूं, भेंट करना। तो ये हो गया आपका क्रिया हो गया बेटा, भेंट करना, ठीक है। भेंट करना आपका क्रिया हो गया, ठीक है। लेकिन क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो कौन बता रहा है, फल बता रहा है कि आपका रोज, रोज शब्द जो है ना बेटा, रोज भेंट करता है। भेंट कब करता है, रोज, रोज भेंट करता है। तो रोज शब्द, मैं कभी कभी खेलने जाता हूँ, खेलने जाता हूँ बेटा, कब, कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी। तो कभी कभी शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। तो यहाँ बेटा आपको करता है, करता है मीन्स क्या हो जाएगा, रोज, रोज क्या शब्द है बेटा, भेंट करना। रोज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि भेंट कब करता है, रोज करता है, करता था, रोज करता था, करता है नहीं, करता था। ओके, तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ, रोज शब्द आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने के लिए, भेंट करता था, कब करता था, रोज करता था। कब जाते हो, रोज जाते हो, समझ रहे हो। करना, करने को बता रहा है, भेंट करने को बता रहा है, ठीक है बेटा। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताएं। अगला शब्द है बेटा, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न खत्म। अब है गद्यांश चौथा। पढ़ो बेटा जल्दी से इसको पढ़ने से पहले आप प्रश्न पढ़ लो। प्रश्न पढ़ो बेटा। तालाब का पर्यायवाची शब्द है, शब्द लिखिए, ठीक है, तालाब। अगला है सभी जानवर किससे परेशान थे। अगला है बेटा, कुत्ता तालाब में किससे हड्डी छीनने का प्रयास कर रहा था। अगला है सभी जानवरों ने उस कुत्ते से क्या बात कही। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, ठीक है। तो ये है आपका, आप बताओ बेटा जल्दी से इसका उत्तर बताओ, पढ़ो जल्दी से, पढ़ो 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 पढ़ो, फास्ट 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 बच्चों, फास्ट, टाइम नहीं है, फास्ट। एक जंगल में एक कुत्ता रहता था, वह बहुत लालची था, उसे जितना भी खाने को मिले वह उसके लिए कम ही रहता था। अच्छा, वह हमेशा दूसरे जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर उसका खाना भी खा जाता था। सभी जानवर उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने कुत्तों को मजा चखाने के लिए, कुत्ते को मजा चखाने के लिए एक तरकीब निकाली। क्या तरकीब निकाली, सभी जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कुत्ते को भी बुलाया। सभी जानवर कह रहे थे कि तालाब के पास एक नया कुत्ता आया है और वह उसके पास बहुत सारा खाना है, जो भी उस कुत्ते को हराएगा उसे सारा खाना मिल जाएगा। जानवरों की इन बात सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश हो गया। एक हड्डी को उठाकर वह तालाब के पास गया। जब उसने तालाब में झांक कर देखा तो उसमें उसे एक हड्डी लिया हुआ कुत्ता दिखाई दिया। वह कुत्ता तालाब के कुत्ते से हड्डी छीनना चाहता था। बिना कुछ सोचे समझे उस कुत्ते को मारने के लिए तालाब में कूद गया। मतलब जो बाहर था वो कूद गया तालाब में। तालाब में कूदते ही उसे एहसास हुआ कि वहाँ कोई कुत्ता नहीं बल्कि उसका प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब में परछाई नहीं होता बेटा, पानी में परछाई बनती है ना, आपका चित्र बनता है ना पानी में। और कुत्ता, तालाब में कूदते ही उसे एहसास हुआ कि वहाँ कोई कुत्ता नहीं बल्कि उसका प्रतिबिंब है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वह कुत्ता डूबने लगा। ठीक है बेटा, डूबने लगा। लालची कुत्ता था ना ये, डूबेगा ही, लालच करेगा तो डूबेगा ही। देखो बेटा, तालाब का पर्यायवाची शब्द बताइए। ताल, पोखर, जलाशय। ठीक है, क्या है बेटा,
यहाँ आपका ताल भी सही है, पोखर भी सही है, जलाशय भी सही है और आपका उपयुक्त सभी, तब आपका क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा ना उपयुक्त सभी वाला, तो आपको पूरा का पूरा मालूम होना चाहिए कि हाँ इसका पर्यायवाची क्या होता है, आपको भूलना नहीं है, पर्यायवाची विलोम दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, सभी जानवर किससे परेशान थे? किससे परेशान थे जानवर? कहानी देख के कहानी सुन के याद कर लो, सभी जानवर कुत्ते से परेशान थे। कुत्ते से थे ना, कुत्ते से परेशान थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुत्ता तालाब में किससे हड्डी छीनने का प्रयास कर रहा था? दूसरे कुत्ते से, शेर से, अपने प्रतिबिंब से? प्रतिबिंब से कर रहा था बेटा, यहां देखना, पीछे आना, आप जल्दी से आप देखो, वहां कोई कुत्ता नहीं बल्कि उसका प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब है। ठीक है, कौन था वहां? उसका प्रतिबिंब था। आगे चले, ठीक है। सभी जानवरों ने कुत्ते से क्या बात कही? जानवर, जंगल में नया शेर आया है, जंगल में हाथी घुस गए हैं, तालाब के किनारे बहुत सी मछलियां हैं, या तालाब के पास एक नया कुत्ता आया है, तालाब के पास एक नया कुत्ता है, उसके पास बहुत सारा खाना है, बोला है ना बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक बताना बेटा, मित्रता, जैसी करनी वैसी भरनी, भूख, अंधे की लाठी। तो बेटा यहाँ होगा जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वैसा भरता है। ठीक है ना, यहाँ आपका ये खत्म हो गया। ठीक है बेटा, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास अर्जुन बैच है, ये लास्ट टाइम है बेटा, अभी तो आप पूरा का पूरा बैच नहीं देख सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स को तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपका नहीं क्लियर हुआ है तो उसे देख सकते हो। तो अर्जुन बैच में क्या मिलेगा आपको? वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा बेटा। तो इसमें खुद को इनरोल करा लेना, अभी 29 अप्रैल का आपका एग्जाम है, तो अच्छे से तैयारी करना बेटा। 2023 के लिए ये हमारे पास है अर्जुन बैच। ठीक है, हमारे पास है अर्जुन बैच, तो अर्जुन बैच में आप इनरोल करा सकते हो। 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है ना, 29 को। ठीक है, और अगर बेटा आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो 2024 के लिए हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच, तो नवोदय अल्फा में इनरोल करा सकते हो। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा बेटा। टेलीग्राम ग्रुप आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें अदर बच्चे भी होंगे। तो क्या होगा कि आपको कोई डाउट होता है, आप भेजते तो अदर बच्चे सॉल्व भी करेंगे और आपके टीचर वहाँ एक्टिव भी रहते, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इस ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये है आपका नवोदय अल्फा बैच। इसके साथ ही अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच। सैनिक अल्फा बैच में भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे, तो आप सैनिक अल्फा बैच भी ले सकते हो। ठीक है बेटा, अगर लास्ट टाइम में अगर तैयारी और अच्छी आपको करनी है तो मॉक टेस्ट जरूर देना। अगर मॉक टेस्ट में इनरोल नहीं कराया तो हमारे पास 30 मॉक टेस्ट की सीरीज है, मॉक टेस्ट देना बेटा। मॉक टेस्ट से मालूम चलेगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर देना। इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको, टाइमली टेस्ट होगा आपका, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और आपकी रैंकिंग मालूम चलेगी बेटा। जितने बच्चे होंगे उन बच्चों में आपकी रैंकिंग मालूम चलेगी, आप कितना अच्छा कर रहे हो ये आपको मालूम चलेगा मॉक टेस्ट देके। हाँ, तो मॉक टेस्ट जरूर देना बेटा। ठीक है, तो 30 मॉक टेस्ट की सीरीज है हमारे पास। इसके साथ ही बेटा 50 मॉडल पेपर्स हैं हमारे पास। तो मॉडल पेपर से क्या होगा कि जो टॉपिक आपका छूटा हुआ है, जो टॉपिक आपका नहीं हुआ है, वो टॉपिक के भी क्वेश्चंस अगर आ गए तो आप कर लोगे बेटा। देखो 30 मॉक टेस्ट अलग है, मॉक टेस्ट में अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और 50 मॉडल पेपर के क्वेश्चंस अलग है, दोनों एकदम अलग अलग क्वेश्चंस हैं। आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, क्वेश्चंस करते करते आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो सोल्यूशन इसके ले सकते हो, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके, और सक्सेस रेट बेटा इसका बहुत ट्रेंडिंग रहा है, बहुत ज़्यादा हाई रहा है इसका सक्सेस रेट। ठीक है, बहुत अच्छा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं कि आप करोगे तो आप खुद अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, एग्जाम में मॉडल पेपर की सीरीज है। अगला बेटा, अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस नंबर पे ले सकते हो। अगला बेटा गद्यांश 5 है आपका, छत्तीसगढ़ में विविधता। ये पढ़ो बेटा, जल्दी से फास्ट पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ इधर आके। ठीक है, बैक आ जाऊं। हाँ, अब आराम से पढ़ो बेटा इस गद्यांश को। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विविधता पूर्वक लोक नृत्यों की झलक देखने को मिलती है। यहाँ के जनजातीय क्षेत्र हमेशा अपने लोक नृत्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। विगत कई वर्षों की अवधि में छत्तीसगढ़ की आदिवासी आबादी ने अपना सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर लोक नृत्य प्रदर्शनों को विकसित करने में कामयाबी हासिल की है।
छत्तीसगढ़ के शीर्ष लोक नृत्यों की सूची के बारे में बात करते समय कोई भी रहस्य नृत्य का उल्लेख किए बिना रहस्य नृत्य, ठीक है, बिना चर्चा पूरा नहीं कर सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में किया जाने वाला यह नृत्य एक प्रमुख लोक नृत्य है। इस नृत्य की शैली का उपयोग राज्य में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में होता है। इस नृत्य का मुख्य विषय भगवान कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा की रासलीला है। ग्रामीण लोग इस नृत्य के कलाकार होते हैं। वे नृत्य का प्रतिनिधित्व बड़े उल्लास के साथ करते हैं। प्रदर्शन के दौरान नर्तक पारंपरिक टोपी और पोशाक पहनते हैं। तेज गति, उत्कृष्ट नृत्य कला और विशेष वेशभूषा के एक साथ मिलकर एक शानदार लोक नृत्य प्रदर्शन का निर्माण करते हैं। बेटा ये हो गया आपका पूरा गद्यांश, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है। बेटा प्रश्न पहले पढ़ लेना, यहाँ मैं प्रश्न नहीं पढ़ा हूँ तो आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको चाह रहा हूँ यहाँ कम से कम टाइम लगे, तो आप पहले प्रश्न पढ़ना फिर गद्यांश पढ़ना, ठीक है। तो क्या करना, पहले आप थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में करके पहले प्रश्न पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ के जनजातीय हमेशा अपने लिए विश्व प्रसिद्ध रहे। किसके लिए बेटा, लोक नृत्य के लिए, ठीक है। लोक नृत्य के लिए यहाँ के जनजातीय लोग हमेशा विश्व प्रसिद्ध रहे। देख लो बेटा लोक नृत्य कहाँ है। हाँ, यहाँ के जनजातीय क्षेत्र अपने लोक नृत्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया। अगला प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश में से किस नृत्य का उल्लेख किया गया है। रहस्य नृत्य का, रहस्य नृत्य, ठीक है बेटा। रहस्य देखना कहाँ है, रहस्य नृत्य यहाँ है। छत्तीसगढ़ के शीर्ष लोक नृत्यों की सूची में बात करते समय कोई भी रहस्य नृत्य का उल्लेख किए बिना चर्चा को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। रहस्य नृत्य। एक अगला प्रश्न है बेटा, कई वर्षों की अवधि में इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है। बता बेटा, कई वर्ष की अवधि में इस वाक्य में सर्वनाम शब्द बता। कई वर्षों की अवधि में, कई वर्ष, एक वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है, ऐसे दिया होता और यहीं दिया हुआ है कई वर्ष, ठीक है। तो क्या बताना बेटा आपको, सर्वनाम शब्द। बेटा यहां देखो कई शब्द जो है, कई शब्द, ये शब्द बता रहा है कई लोग आ रहे हैं। आपको मैं बोलूं कई लोग मेरे घर आ रहे हैं, कई लोग मेरे घर आए, लोगों के नाम नहीं बताया ना, कई लोग मेरे घर आ रहे हैं, कई लोगों के बारे में बात कर रहा है। कई क्या हो गया बेटा, कई शब्द सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। यहाँ कई शब्द जो है वो सर्वनाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रहस्य नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में प्रसिद्ध है। तो बताओ बेटा, धमतरी जिले में, ठीक है। धमतरी जिले है, पैसेज में देखना, आप गद्यांश में देखना, धमतरी जिले में बताते चल रहा हूँ, ठीक है। आपका टाइम कम से कम लगे। राधा कौन सी संज्ञा, बेटा राधा नाम है, और नाम क्या होता है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। किस चीज का नाम, किसी मतलब विशेष आदमी, पुरुष या स्त्री का नाम, विशेष, ऐसे विशेष नाम दिया होगा। अगर मान लो एक क्लास में 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां, 5ों का नाम राधा है, तो राधा वहां व्यक्तिवाचक नहीं होगा। लेकिन एक क्लास में एक राधा है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक विशेष नाम होगा तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। अगला है बेटा गद्यांश 6वां है, आप पढ़ो जल्दी से और इसका फिर उत्तर दो। मैं बैक साइड में आ जाता हूँ, ठीक है। जल्दी पढ़ो बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ो। आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न भूल जा रहा है, प्रश्न पढ़ो जल्दी से। रामदयाल की कमाई का मुख्य स्रोत क्या था। निम्नलिखित से कौन सा पशु रामदयाल के पास नहीं था। किसान परेशान क्यों हो गया। किसान तुरंत घर की ओर गया। इस वाक्य में संबंध सूचक शब्द बताएं। जंगल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है बेटा, ये आपके प्रश्न है। आप आओ, जंगल के पर्यायवाची, जंगल में आग, दावानल, दावानल जंगल में आग, ठीक है। आप पढ़ो बेटा जल्दी से इसको। छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामदयाल था। रामदयाल के पास कुछ पशु थे, जैसे मुर्गी, सूअर, बकरा और बड़ी सी गाय। याद रहेंगे ना, मुर्गी, सूअर, बकरा और बड़ी सी गाय। गाय के प्रति उसकी ज़्यादा लगाव था, नहीं, गाय के प्रति उसे बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि वह हर रोज बहुत सारा दूध देती थी। कितना स्वार्थी है नहीं जो दूध दे रही है गाय तो उसके प्रति लगाव है। अच्छा, रामदयाल की कमाई ज़्यादातर गाय की दूध से ही होती थी। अच्छा, ये मेन रीज़न है, ठीक है, आर्थिक सोर्स ही उसका वही था।
इसलिए वह चाहता था कि गाय हमेशा स्वस्थ रहे। एक दिन जब रामदयाल खेत में काम कर रहा था, तब उसका बेटा रोते हुए उसके पास आ गया और उसके बेटे ने कहा कि उसकी गाय बहुत बीमार है, वह जमीन पर पड़ी हुई है और दूध भी नहीं दे रही है। यह सुनकर किसान तुरंत घर की ओर गया और देखा उसकी गाय बहुत कमज़ोर हो गई है। जब उसने दूध निकालने की कोशिश की तो दूध भी नहीं निकला। किसान बहुत परेशान हो गया और गाय को जंगल में छोड़ आया। गाय घने जंगल में डेरी सहमी थी। जंगल के ही एक छोटे से घर में जा पहुंची। वह घर माधव का था। माधव ने जब दरवाज़ा खोला तो गाय को देखा। गाय बहुत बीमार लग रही थी और माधव को इसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। माधव ने उसकी ठीक तरह से देखभाल की और गाय जल्द ही ठीक हो गई। गाय ने फिर दूध देना शुरू कर दिया और माधव उसकी दूध बेचकर बहुत सारा धन कमाने लगा। ठीक है बच्चों, धन कमाने लगा। आगे बताओ, जल्दी जल्दी उत्तर बताओ। रामदयाल की कमाई का मुख्य स्रोत क्या था? खेती, मजदूरी, गाय का दूध या सरकारी नौकरी? बताओ बच्चों क्या था? तो रामदयाल की कमाई का मुख्य स्रोत था गाय का दूध। गाय के दूध को बेच के वो पैसा कमाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रामदयाल के पास नहीं था? कौन सा पशु रामदयाल के पास नहीं था? गाय, भैंस, बकरा, मुर्गी? बता बेटा। गाय थी उसके पास, देखो इसलिए बोला ध्यान से देखना। क्या था? मुर्गी, सूअर, बकरा और बड़ी सी गाय, 4 चीजें थी। भैंस नहीं थी ना? हाँ, भैंस नहीं थी रामदयाल के पास, तो भैंस पे सही टिक करना। अगला प्रश्न है, किसान परेशान क्यों हो गया? अपनी सेहत के कारण, भूख के कारण, गाय की कमजोरी के कारण? बेटा, गाय की कमजोरी के कारण रामदयाल परेशान हो गया। अगला प्रश्न है बेटा, किसान तुरंत घर की ओर गया। इस वाक्य में संबंध सूचक बताइए। देखो बेटा, संबंध सूचक शब्द वो होते हैं जो संज्ञा को क्या करते हैं? संज्ञा को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने का काम करते हैं। गाय तुरंत घर की ओर जो है शब्द बेटा, ये की ओर शब्द क्या है? आपका संबंध सूचक है, संबंध दिखाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा की ओर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, जंगल का पर्यायवाची शब्द है। तो जंगल का वाटिका नहीं होगा, सरिता नहीं, उद्यान नहीं, कानन शब्द होता है जंगल का पर्यायवाची। ठीक है, ये हो गया बेटा। ठीक है, अभी आप कितने क्वेश्चन कर लिए? आपने 30 क्वेश्चंस कर लिया है। तो बेटा आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना नाम और स्टेट और क्वेश्चंस कितना सही हुए हैं, 30 क्वेश्चन में से, 30 प्रश्न में से कितने सही हुए हैं, 30 में से आपने कितना सही किया, ये जरूर आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा। इतना ही रखते हैं बेटा इस वीडियो में। आप अच्छे से देखना और समझना कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, इतना ही है इस वीडियो में बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। ठीक है बेटा।